बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स को देखें तो एक तरफा जीत की कहानी नजर आती है। लेकिन ठहरिए, ये बिहार है। यहाँ की राजनीति का इतिहास हमें बताता है कि जब तक आखिरी वोट गिना न जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी चुनावी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करेंगे अनुमानित नतीजों से, फिर देखेंगे कि इस जीत की रणनीति क्या रही। इसके बाद बिहार में हो रहे बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे और आखिर में एक बड़े रणनीतिकार के दांव की पड़ताल करेंगे जो शायद चूक गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस वक्त हर तरफ चर्चा में हैं। आखिर एग्जिट पोल्स कह क्या रहे हैं? देखिए, लगभग सारी बड़ी पोलिंग एजेंसियां, चाहे वो मेट्राइज हों या पी-मार्क, एक ही कहानी बयां कर रही हैं। और वो कहानी ये है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए एक बहुत बड़ी और आरामदायक बढ़त की ओर बढ़ रहा है। और जब हम इन सभी पोल्स का एक औसत निकालते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एनडीए को औसतन 147 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो 122 के बहुमत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये बिहार है। यहाँ की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है और वो ये कि आखिरी नतीजा आने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 14 नवंबर को ही असली तस्वीर साफ होगी। तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त जीत के पीछे का फॉर्मूला क्या है, इसकी रचना कैसे हुई? अगर हम गहराई से देखें तो ऐसा लगता है कि एनडीए की कामयाबी की ये इमारत 4 मजबूत खम्भों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन चारों स्तंभों को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा पिलर वो है सोशल इंजीनियरिंग का कमाल। एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन बनाया गया जिसमें नीतीश कुमार के जरिए ईबीसी और गैर यादव ओबीसी को साधा गया, चिराग पासवान के जरिए दलित वोटों को जोड़ा गया और बीजेपी ने अपने कोर सवर्ण वोट बैंक को एकजुट रखा। ये एक ऐसा सामाजिक समीकरण है जो विपक्ष के यादव मुस्लिम गठजोड़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। और इस पूरे समीकरण को और भी दिलचस्प बना देता है इस बार का रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट 67%। ये बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। तो सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा वोट आया कहाँ से? इसका जवाब मिलता है हमें दूसरे स्तंभ में, और वो है महिला वोटर। ये एक तरह की मूक क्रांति है। पिछले कई सालों से जीविका हो, साइकिल योजना हो या शराबबंदी, इन महिला केंद्रित नीतियों ने एक ऐसा वोटर बेस तैयार किया है जो स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर वोट करता है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो है लीडरशिप का डबल इंजन। एक तरफ नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार में सुशासन बाबू के तौर पर जाना जाता है, जिनकी एक प्रशासक के तौर पर अपनी साख है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय चेहरा, जो राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं का एक भावनात्मक कनेक्शन बनाते हैं। और ये तीनों पिलर एक चौथे और शायद सबसे अहम पिलर पर टिके हैं, और वो है विकास की कहानी। ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, ये पिछले एक दशक में बिहार की बदलती तस्वीर से भी गहराई से जुड़ा है। एक वक्त था जब बिहार को बीमारू राज्य के टैग के साथ देखा जाता था, लेकिन आज के आंकड़े देखिए। बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत 8.2% से भी ज्यादा है। तो ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? दिलचस्प बात यह है कि अब बिहार की इकोनॉमी का इंजन सिर्फ खेती नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर बन गया है, जिसका इकोनॉमी में 58% का हिस्सा है। ये एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के साथ एक विरोधाभास भी जुड़ा है। एक तरफ तो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की कमाई यानी प्रति व्यक्ति आय आज भी देश में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि विकास का फायदा अभी तक हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच पाया है। और विकास के इसी बदलते और जटिल माहौल में हमें उस तीसरे मोर्चे की कहानी को समझना होगा जिसकी खूब चर्चा हुई, यानी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। मीडिया में इतनी हाइप, जमीनी यात्राओं की इतनी चर्चा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एग्जिट पोल्स के मुताबिक जन सुराज पार्टी शायद ही कुछ सीटें जीत पाए। ये उम्मीद और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। तो आखिर गलती कहाँ हुई? दरअसल ये दो अलग अलग विजन की टक्कर थी।
एक तरफ बीजेपी का भावनात्मक और सभ्यता से जुड़ा नैरेटिव था और दूसरी तरफ किशोर का एक शुद्ध डेटा, मैनेजमेंट और तकनीक पर आधारित अभियान। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये कोट इस पूरी बात का सार है कि आस्था और बड़ी कहानियों की लड़ाई में सिर्फ स्प्रेडशीट और डेटा पर आधारित अभियान शायद लोगों के दिलों को नहीं छू सकता। तो आखिर में बिहार का ये संभावित जनादेश हमें एक बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या विकास और राजनीति का ये नया मॉडल, यानी निरंतरता के साथ परिवर्तन, ही भारत के दूसरे उभरते हुए राज्यों का भी भविष्य है? इस पर सोचना जरूरी है।